हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एम्स नागपुर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। तो ये ऑफिशियल आंसर की है। यहाँ पर मैं बता दूं कि एम्स दिल्ली और नॉर्सेट को छोड़ के पहले जितने भी एम्स के पेपर हुए हैं सभी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है, चाहे वो एम्स भोपाल हो, एम्स रायपुर हो, एम्स नागपुर हो या फिर एम्स बिहार के लिए जो नया खुला था उसके लिए हो। कोई से भी एम्स हो, ओनली एक्सेप्ट दिल्ली और नॉर्सेट एग्ज़ाम हुआ है जो उसमें कभी भी एम्स ने अपना ऑफिशियल पेपर रिलीज़ नहीं किया है, ऑफिशियल आंसर की अपडेट नहीं की है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का पेपर है जो कि 28 फरवरी 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं मैं बता दूं कि इस पेपर के अकॉर्डिंग है जो आपको ऐसा आपका इस बार का सिलेबस जब से नॉर्सेट स्टार्ट हुआ है तो चेंज हो गया है, क्योंकि नॉर्सेट है वो 2020 से ही स्टार्ट हुआ है, 2020 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2020 के एंड से स्टार्ट हुआ था। तो ये पेपर 2020 में स्टार्टिंग टाइम में हुआ था, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये पेपर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओनली एम्स के लिए बस नहीं, आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स देते हैं उसके लिए भी ये पेपर मैंने आपको टाइप फॉर्मेट में इसलिए नहीं लाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सच में ऑफिशियल पेपर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर पूरा ऑफिशियल आंसर की रहने वाली है। बट एज एन हम बात करते हैं कि जो इस साल अब नॉर्सेट जब से कंडक्ट हुआ है 2020 से 20, 21, 22 इस बार चौथी बार है। 3 जून को एग्ज़ाम, इस बार बहुत पहले आपका पेपर है, सबको पता है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पेपर में 100 प्लस है जो क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग एम्स के नॉर्सेट के पेपर्स लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। जो भी लोग एम्स और नॉर्सेट के पेपर लेते हैं, एम्स में तो जो ऑफिशियल आंसर की अपडेट की गई थी पूरी वो रहेंगी, और एम्स दिल्ली के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहे थे वो क्वेश्चन आपको रहेंगे, PDF फॉर्मेट रहेगा। साथ ही साथ नॉर्सेट का एक ही पेपर है 2021 के पूरे 180 प्लस क्वेश्चन है 200 में से, विथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए हैं। और आपके लिए साथ में जो लोग नॉर्सेट के पेपर्स लेते हैं, एम्स के पेपर लेते हैं, 200 रुपीज़ आपको चार्ज रहेगा, जिसमें आपको ऑल ओवर अभी तक जितने भी एम्स ने पेपर करवाए हैं वो नॉर्सेट का पेपर एक, और साथ में आपको फ्री मॉस्बी की बुक की PDF है जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो आप यदि बुक स्टोर से खरीदते ऑनलाइन खरीदेंगे आपको 2000 प्लस की पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको बुक है जो पेपर्स आप लेते हैं उसके साथ में आपको फ्री दी जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पर जो ग्रीन कलर से वो आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTH। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको था एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसिटाइल कोलिन या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन। अब यहाँ पर जो ACTH हार्मोन है क्या है? ACTH हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करेगी। और यहाँ पर जो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो यदि आपको पूछे कौन रिलीज करेगा इसको, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय। तो इनहिबिन एक जो टेस्ट मैंने आपको ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट पढ़ाए थे जो प्रेगनेंसी में होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपको इनहिबिन है जो कौन सीक्रेट करेगा? स्ट्रोमा, लीडिंग सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर सरफेस एपिथेलियम। तो इनहिबिन जो कि हार्मोन है वुमेन्स है जो कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी है जो क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है जो ओवरी का पार्ट, वो इसको रिलीज करेगी। कौन करेगी? ओवरी की जो कॉर्पस ल्यूटियम की सर्टोली सेल्स है, सॉरी मैन में यही इनहिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल्स हैं वो रिलीज करेंगी, और वुमेन में ग्रेन्युलोसा सेल और कॉर्पस ल्यूटियम इसको रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर इनहिबिन बस पूछा है डायरेक्ट, यदि आपको ऑप्शन में सर्टोली सेल्स होता, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे, क्योंकि इनहिबिन के लिए जो सर्टोली सेल है यदि मैन में पूछे तो कौन रिलीज करेगा इसको?
सर्टोली सेल। याद रखें, यदि यही हॉर्मोन्स मेल में पूछें तो आपको याद रखना है सर्टोली सेल। लेकिन यदि यही हॉर्मोन्स आपको वुमेन में या फिर डायरेक्ट पूछे, जब सर्टोली सेल ऑप्शन में ना हो, तब आप क्या कह सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कैलोरी इंटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो ये मैंने आपको बताया था पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 100 किलो कैलोरी लगती है। तो मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, क्या है, 1 साल का बच्चा है, तो उसको कितने कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 साल के बच्चे को एटलीस्ट 1000 किलो कैलोरी पर डे की ज़रूरत पड़ेगी। कितना, 1000 किलो कैलोरी। यहाँ पर बच्चे का वजन मान लीजिए 10 किलोग्राम है, क्या है, 10 किलोग्राम है। इसके लिए जनरली एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है कि आपको पर केजी 100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। कितना, पर केजी 100 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब 1 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो उसका एटलीस्ट जो वेट होगा वो मान लीजिए 10 केजी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वजन नहीं दिखाया गया, तब आप 1000 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय। तो जो 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, किसने दिए थे, पोस्ट कॉर्ब। आपको नाम याद हो, पोस्ट कॉर्ब इन मैनेजमेंट। क्या है, पोस्ट कॉर्ब इन मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल किसने दिए थे, सॉरी फॉर दैट। तो जो हेनरी फॉयल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, और जो गुलिक थे उन्होंने पोस्ट कॉर्ब वर्ड दिया था। जो पोस्ट कॉर्ब था मैनेजमेंट का, वो भी आपको एग्जाम में आता है। तो जो हेनरी गुलिक थे, या फिर हेनरी नाम भी आप हेनरी फायोल थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। कितने, 14 प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने मैनेजमेंट के। वो कौन से थे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, या फिर नेक्स्ट 8वें नंबर का था सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड स्क्रिप्ट दी कोर्स। तो ये 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के। किसने दिए थे, ये दिए थे हेनरी फायोल ने। पोस्ट कॉर्ब पूछे आपको, जो मैनेजमेंट का पोस्ट कॉर्ब है, क्या है, मैनेजमेंट का जो पोस्ट कॉर्ब है, ये दिया था किसने, गुलिक ने। किसने, लूथर गुलिक ने। 2 नाम याद रखें मैनेजमेंट से, यदि मेनली यही क्वेश्चन आते हैं कि 14 प्रिंसिपल पूछते हैं मैनेजमेंट के, तो ये दिए थे हेनरी फायोल ने। और पोस्ट कॉर्ब पूछते हैं, जो कि एक्रोनिम यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट में, तो ये दिया था 1937 में लूथर गुलिक। किसने, लूथर गुलिक ने। क्लियर। नेक्स्ट इज अ नर्स डेमोन्स्ट्रेट्स केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। तो कौन सी नर्स है जो केयरिंग होगी, सिंसियर होगी, एम्पैथी दिखाएगी और ट्रस्ट वर्दी होगी। इथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, या फिर थेरापीटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। तो इस तरीके की नर्स जो यहाँ पर ये सभी चीज़ें किस में ज़रूरी हैं, थेरापीटिक रिलेशनशिप में। किसमें, थेरापीटिक रिलेशनशिप में। तो ये सभी चीज़ें होंगी किसमें, थेरापीटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शंस में। केयरिंग भी होना, सिंसियर भी होना, एम्पैथी भी दिखाना, सिंपैथी नहीं एम्पैथी भी दिखाना है, और भरोसे लायक भी होना है। तो ये सब कौन सी हुई, थेरापीटिक, ताकि पेशेंट अपनी सभी चीज़ें आप पर बिलीव करके अपनी बीमारी के बारे में आपको जो भी उसको फील होता है वो विथ इमोशंस के आपको बता सकता है। तो ये क्या है, थेरापीटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन एंड टॉक्साइड्स प्रोड्यूस। तो वैक्सीन और टॉक्साइड्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो वैक्सीन और टॉक्साइड हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, अ 45 days old infant development icterus and 2 days later symptoms and sign of acute liver failure appeared. Child was found to be B positive for HBs antigen. The mother was also having HBs antigen carrier. The mother's hepatitis B serological profile is likely to be। तो यहाँ पर यदि 45 दिन का इन्फेंट है, इक्ट्रस हुआ है, क्या है, इक्ट्रस। इक्ट्रस का मतलब आपको पता होगा, तो इक्ट्रस का मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लूबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ने के कारण आपकी बॉडी कैसी लगे, या फिर जॉइंटिस भी हम बेबी के लिए इसको कह सकते हैं।
बेबी में जॉइंटिस डेवलप हुआ है, 45 दिन का इन्फेंट है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी बॉडी में सिम्टम देखा है एक्यूट लिवर फेलियर के। चाइल्ड है जो बच्चा है बी पॉजिटिव पाया गया, HbS जो एंटीजन है वो रहे हैं इसमें। तो जब मदर की रिपोर्ट आएगी माँ को भी ये, क्योंकि माँ क्या है यहाँ पे HbS एंटीजन की कैरियर है, क्या HbS एंटीजन की कैरियर, हेपेटाइटिस बी एंटीजन की कैरियर है। जब जो रिपोर्ट आएगी सीरोलॉजिकल रिपोर्ट होगी हेपेटाइटिस बी की, तो यहाँ पर क्या होगा HbS Ag एंड Ag पॉजिटिव, क्या है HbS Ag एंड Ag पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो जो रिंगर लैक्टेट है आप किस में नहीं देंगे, तो बाइल और डायरिया वाले में दे सकते हैं, हाइपोवॉलीमिया में देंगे, बर्न में देंगे, लेकिन रिंगर लैक्टेट है जो आप लैक्टिक एसिडोसिस में नहीं देंगे। ऑलरेडी लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है और ऊपर से आप लैक्टेट चढ़ा दो तो पर्सन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ऐसे केस में रिंगर लैक्टेट है जो RL है जो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज दीज एजेंट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू स्लो पैसेज ऑफ फीसेस, तो कौन से एजेंट है इंटेस्टाइनल मसल टोन को ताकि फीकल मटेरियल को स्लो तरीके से पास करें, वो क्या है हाइपरटोनिक, कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव्स या फिर एंटी डायरियल। तो यहाँ पर लैक्सेटिव्स दे दिए तो पर्सन के डायरिया तो और बंद ही नहीं होंगे, वह ऊपर जाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ कही गई है कि इंटेस्टाइनल मसल की जो टोन है उनको कम कर, जब वो टोन कम होगी तो डायरिया और जो लूज मोशन हो रहा है उनको स्टॉप किया जाएगा। और वो एजेंट कौन से होंगे, एंटी डायरियल ओपिएट्स एजेंट। नेक्स्ट इज एन इन्फेंट इज टू रिसीव थायरोक्सिन सोडियम, ये क्वेश्चन है जो 2020-2021 नॉरसेट में पूछा गया है, याद रखें। ये जो थायरोक्सिन वाला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन सोडियम इन्फेंट को दिया जा रहा है 0.35 mg वंस अ डेली ओरली, वंस अ डे, दिन में एक बार ओरल दिया जा रहा है। द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन एलेक्सर फॉर्म, किसमें एलेक्सर फॉर्म में है 0.25 mg पर ml के हिसाब से। तो यहाँ पर आप एलेक्सर को कितना एडमिनिस्टर करेंगे, 1.4 ml 1, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है जो एलेक्सर फॉर्म में थायरोक्सिन सोडियम दिया गया है, तो यहाँ पर आप कितना देंगे उसको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1.4 ml। नेक्स्ट इज 34-year-old वुमेन, और इस तरीके के जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको नॉरसेट में भी मिलेंगे देखने के लिए। 34-year-old वुमेन कंप्लेन अबाउट पेन ड्यू टू लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, 34 साल की महिला है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, यूरिन HCG पॉजिटिव है एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिवील्स 10 वीक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। जब यहाँ पर उसका यूरिन HCG UPT टेस्ट किया तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, अल्ट्रासाउंड किया तो 10 वीक की प्रेगनेंसी है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। द पेशेंट स्टेट्स दैट शी इज़ नॉट श्योर वेदर टू कीप द प्रेगनेंसी, अब कंफर्म हो गया कि प्रेग्नेंट है, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि उसको वो कन्फ्यूज़न है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे या ना करे। तो ऐसे केस में आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इन्फॉर्म द पेशेंट्स पेरेंट्स, इन्फॉर्म द पेशेंट्स पार्टनर, काउंसिल द पेशेंट और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेट में है, वो फीमेल 34 साल की है, 34 ईयर की है, प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो गया, और जो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है मतलब जो बेबी है, सॉरी जो फीटस है वो कहाँ पे है, वो यूट्रस में ही डेवलप हो रहा है। जो एक्स्ट्रा यूट्राइन होती मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती, लेकिन इंट्रा यूट्राइन है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी सही। अब ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी, आप उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए आप पेशेंट को काउंसलिंग के लिए रेफ़र करें, ताकि एक अप्रोप्रिएट काउंसलर उसको सलाह दे सके और उसके दिमाग में जो भी थॉट्स वगैरह आ रहे हैं उनको क्लियर कर सके। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, काउंसिल द पेशेंट और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ECT, द नर्स एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट नर्स दैट एट्रोपिन इज गिवन बिफोर द ट्रीटमेंट प्राइमरली इज। ये देखिए एट्रोपिन का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में एट्रोपिन क्यों दी जाती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन में मिनिमाइज इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज एंजाइटी, प्रिवेंट एस्पिरेशन, इंक्रीज बॉडी सीक्रेशन। तो यहाँ पर ईसीटी दी जाती है जब सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। तो यहाँ पर एट्रोपिन का जो मेन रीज़न होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि एस्पिरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। पर्सन जो भी फ्लूड इनकेस मुंह से आता है या फिर जो भी म्यूकस वगैरह रिलीज करता है तो उसको एस्पिरेट ना कर पाए। एस्पिरेट का मतलब है कि लंग्स में ना लेके जा पाए, तो उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। जब तो उसको रोकने के लिए, उस एस्पिरेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, साथ में एट्रोपिन है जो दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट द एस्पिरेशन। और ईसीटी कब यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जब जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन है वो काम ना करें। क्या है, जब आपकी जो जो मेडिकेशन काम ना करें तब है जो आपको ईसीटी यूज़ की जाती है। और जनरली डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया में, मैनिया के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ। तो मॉडिफाइड ईसीटी को मेनली यूज़ किया। यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी के, एक होता है टाइप्स ऑफ ईसीटी और एक होता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट, और दूसरी होती है टाइप ऑफ ईसीटी। मॉडिफाइड होती है और एक होती है डायरेक्ट ईसीटी। कौन सी, मॉडिफाइड ईसीटी और डायरेक्ट ईसीटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि मॉडिफाइड ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन द रूटीन प्रैक्टिस। रूटीन प्रैक्टिस में मॉडिफाइड ईसीटी यूज नहीं की जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक्स। क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक। जो डायरेक्ट ईसीटी दी जाती है ये बिना किसी एनेस्थीसिया और मस्कुलर रिलैक्सेशन के दी जाती है, जो कि नाउअडेज है जो यूज़ नहीं की जाती डायरेक्ट ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ में मसल रिलैक्सेंट और जनरल एनेस्थीसिया है जो यूज़ किया जाता है। यदि हम बात करते हैं बेस्ड ऑन जो, या फिर हम ये कहेंगे चेंजेस के, तो एक होती मॉडिफाइड, दूसरी डायरेक्ट, या फिर बेस्ड ऑन एनेस्थीसिया भी कहेंगे तो मॉडिफाइड ईसीटी में क्या होगा, एनेस्थीसिया है जो मॉडिफाइड ईसीटी में जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट ईसीटी कम यूज़ की जाती। दूसरी होती है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के, तो यहाँ पर ये होता है बाईपेराइटल। क्या है, बाईपेराइटल। और दूसरा होता है राइट यूनिलेटरल। क्या है, राइट यूनिलेटरल। और ईसीटी का एक जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा जाता है, क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का जो यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेटरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछते हैं, होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। जब आईसीपी बढ़ा हुआ हो तब ईसीटी नहीं दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इन डिप्रेशन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। तो डिप्रेशन में किसकी कमी हो जाती है, एसिटाइल कोलिन की, डोपामाइन की, 5-HT की या फिर गावा की। तो ये सभी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आंसर आपके सामने है, लेकिन फिर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बढ़ने के कारण या फिर न्यूरोट्रांसमीटर की जो कमी है उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पे पूछी आपको जा सकती हैं। तो जो डिप्रेशन के कारण पूछा गया है, क्या है, डिप्रेशन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर्स का पूछा गया है, तो डिप्रेशन होगा 5-HT की कमी के कारण। किसके कारण, 5-HT की कमी के कारण। अब यदि आपको पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर में मतलब कौन सा है जो आपकी नींद के लिए रहेगा या फिर उठने के लिए, मेंटल फोकस के लिए रहेगा, तो एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। जब आपकी बॉडी में इनकी कमी होगी तब आपको एनर्जी फील है जो नहीं होगी, आप अपने आप को क्या करेंगे, बहुत ही लॉनली टाइप का फील करते हैं। लेकिन यदि आपको पूछे डिप्रेशन में तो सीरोटोनिन हो गया, 5-HT हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। गावा जनरली एंजाइटी और पैनिक अटैक्स या फिर आपको सीजर्स आते हैं उस केस में कम होंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली आपको एग्जाम में सीरोटोनिन आता है, एसिटाइल कोलिन आता है, डोपामाइन आता है। तो डोपामाइन पार्किंसन में डिस्टर्ब होगा आपका।
नेक्स्ट वन इज एन एसिड फास्ट बैसिलस विच इज पैथोजेनिक। तो एसिड फास्ट बैसिलाई और जो कि पैथोजेनिक है, तो यहाँ पर उसका कौन सा है? ऑप्शन में है बैसिलस पर्ट्यूसिस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। एसिड फास्ट बैसिलाई एसिड फास्ट भी होते हैं और एसिड रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो एसिड फास्ट बैसिलस पूछा है, तो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, दोनों होते हैं। नेक्स्ट वन इज, और जो पर्ट्यूसिस वाला है बैक्टीरिया होता है पर्ट्यूसिस के लिए, तो वो क्या कॉज करेगा? वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। अब यहाँ पर कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड के लिए है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा लेप्रोसी या फिर हैंसेंस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 4 और 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा, 4 और 5th कोक्सियल वर्टिब्रा एंड हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा। ये देखिए यहाँ पर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, 5 लंबर होती हैं L3 to L4 जिसमें पंचर किया जाता है स्पाइनल टेप के लिए, 4 और 5th फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा हैं और 4 और 5 ही कोक्सियल वर्टिब्रा हैं। थोरेसिक कितनी होती हैं? तो थोरेसिक होती हैं कितनी? 12। कितनी? 12। एग्जाम में आपको आप सर्वाइकल पूछ सकते हैं, लंबर पूछ सकते हैं या फिर थोरेसिक पूछ सकते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 12। कितनी? 12। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर। तो यहाँ पर जब आपका मैसेज वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू किसी रिसीवर तक पहुँचता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर चैनल। ट्रांसलेटिंग ऑफ द मैसेज जो समझ में आए तो वो कहलाएगी आपकी इनकोडिंग। क्या है? इनकोडिंग। नेक्स्ट इज यूजेनिक्स मीन्स। तो यूजेनिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट, जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यूजेनिक्स पूछा है आपको, जो आपने जेनेटिक्स पढ़ी है उससे क्वेश्चन है। आई थिंक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने पैथोलॉजी जेनेटिक्स, सॉरी फर्स्ट ईयर में पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ी है। तो यहाँ पर है क्या? यूजेनिक्स, जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ। तो यहाँ पर जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना लिखे पढ़े वाला, ओनली आँखों ही आँखों के इशारे वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप है आपका, तो यहाँ पर नर्स को किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए? इथनिक बैकग्राउंड, क्लाइंट डेवलपमेंट लेवल, कॉन्ट्राडिक्शंस टू द क्लाइंट्स या फिर नर्वस एंड मूवमेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बोलना कुछ नहीं, आप इशारे करेंगे, हाथ दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा जब, तो कहलाएगा नॉन वर्बल में। यदि आप अपने हाथ में जो नर्वसनेस मूवमेंट आपके दिख रहा है, मतलब क्लाइंट को लगेगा कि नर्स को ही खुद कुछ पता नहीं है तो मुझे क्या बताएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? मेनली नर्वस हैंड मूवमेंट। नेक्स्ट इज हाउ डज ऑडिट डिफर फ्रॉम रिसर्च। ऑडिट और रिसर्च के बीच का क्या अंतर है? इट इज़ मोर लाइकली टू बी एप्लीकेबल टू नर्सिंग, it can be carried out on inanimate objects, it does not need as many people to collect the information, it does not increase our understanding of the topic itself or allow to transfer result to other situation। ये देखिए ऑडिट रिसर्च से किस तरीके से अलग है। तो रिसर्च की ज़रूरत नर्सिंग में भी होगी, ऑडिट की भी होगी, लेकिन यहाँ पे ऑडिट आप जो जिन चीज़ों में जान है और नहीं है उन दोनों पे ऑडिट होता है, क्योंकि मान लीजिए स्पेशली ऑडिट आपके हॉस्पिटल की जो भी सामान है उस पर भी किया जाता है, कॉलेज में भी होता है, आपके मेडिसिन बनती जहाँ वहाँ पे भी होता है, तो ये दोनों में कॉमन होगा, रिसर्च भी होगी इन चीज़ों पे। लेकिन रिसर्च में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो फाइल्स वगैरह हैं वही काफ़ी हैं। It does not need that many people to collect the information. Next is
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डेमोन्स्ट्रेट द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूबॉर्न्स थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। तो यहाँ पर कौन सा इंटरवेंशन है जो आप शो करके दिखाएंगे न्यूबॉर्न की थर्मोरेगुलेटरी क्षमता के बारे में, मतलब जो उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने का सिस्टम है हाइपोथैलेमस है, हम हाइपोथैलेमस को रेगुलेटरी सिस्टम कहेंगे। थर्मोरेगुलेशन सिस्टम है, एबिलिटी है बच्चे की, वो किस तरीके से आप बताएंगे। प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर अ रेडिएंट वार्मर, सक्शनिंग विद अ बल्ब सिरिंज, ऑब्टेन एन अबगार स्कोर, इंस्पेक्टिंग द न्यूबॉर्न अम्बिलिकल कॉर्ड। थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी की बात की जा रही है। थर्मोरेगुलेशन के लिए क्या जरूरी होगा, बच्चे को गर्माहट प्रोवाइड कराना, वो होगी रेडिएंट वार्मर से। किससे? रेडिएंट वार्मर से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन योर चिल्ड्रन। तो यदि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन की बात की जा रही बच्चे को यदि मेनिंजाइटिस है तो एपिलेप्सी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ब्लाइंडनेस या फिर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो जो हाइड्रोसेफेलस होता है एक होता है कम्युनिकेटिंग, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो जो हाइड्रोसेफेलस है क्या है, हाइड्रोसेफेलस है, टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस आपने पढ़े हैं। तो टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस के अकॉर्डिंग है जो नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग होगा। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या है, एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी होता है। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में जो मेनिंजाइटिस है वो एक बहुत ही, मेनिंजाइटिस तो बच्चों में कब होगा, कोई भी इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर यदि बात की जाती है सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तो जो डेवलप होगा वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या है, जो CSF है उसका ऑक्यूमुलेशन हो जाना, और ये कब होगा, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। CSF का जो ऑक्यूमुलेशन है कब होगा, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए तब। तो जो कम्युनिकेटिव हाइड्रोसेफेलस है किसके कारण होगा, मेनिंजाइटिस के कारण। मेनिंजाइटिस में होगा क्या, जो आपकी मेनिंग्स है, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा। तो उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो यदि आप अनट्रीटेबल छोड़ते हैं, ट्रीट करने के बाद भी प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं हो पाती, तब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। तो जो नेक्स्ट डेवलप होगा यहाँ पे वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज एडिशनल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में एक और डिफेक्ट कौन सा होगा, इनपरफोरेट रेसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन या फिर एब्सेंस ऑफ वन किडनी। तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में क्या है, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में जो एक और साथ में डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में जो एक और साथ में डिफेक्ट की बात की जा रही है वो कौन सा होगा, वो होगा प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। और ये जनरली कब होता है, जब फीटस यूट्रस में डेवलप हो रहा हो उस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर एब्डोमिनल वॉल हैं जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। कभी कभी ये प्यूबिक बोन को भी क्या करेंगी, सेपरेट जो करने का काम करेंगी। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट अकेले नहीं होगा एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, ये साथ में प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन को भी कॉज करेगा। सेवन 7.0 इज द नॉर्मल pH ऑफ। तो यहाँ पर 7.0 पूछा है, नॉर्मल pH किसका है, ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी या फिर यूरिन। तो यहाँ पर 7.0 मतलब है क्या है, न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल pH वैल्यू किसकी होगी, होगी फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल। 7 से ज़्यादा एसिडिक, 7 से कम एल्कलाइन, फिक्स 7 पर है, 7 पर है, तो टिपिकल सेल में जो फ्लूइड होगा उसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस या फिर पेरिसेला जूस्टर वायरस। मोनोन्यूक्लियोसिस आपको पढ़ने में लगेगा कि कोई ईस्ट इन्फेक्शन है या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये क्या है, जनरली हम इसको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर मोनोबस कहेंगे, जो कि एप्स्टीन बार वायरस के कारण होगी, जिसको हम किसिंग डिसीज भी कह सकते हैं। याद रखें, किसिंग डिसीज, मोनोन्यूक्लियोसिस, ये क्या है, एप्स्टीन बार वायरस के कारण होंगी। मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है, एप्स्टीन बार वायरस।
और जनरली एडल्ट और कॉलेज स्टूडेंट्स में होंगी, इसीलिए इसको किसिंग डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली जो वायरस है किस करने के कारण फैलेगा। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 PUFA एक्सेप्ट, तो सभी ओमेगा 3 PUFA के क्या हैं, सोर्स हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पे ग्राउंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फिश ऑयल या फिर कॉर्न ऑयल। तो जो ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इनके सभी अच्छे सोर्स है मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। किसको? मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंटेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच विटामिन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कौन से विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा? तो होगा फॉलिक एसिड, और ये जनरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम से ही दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो वेजाइना का जो सीक्रेशन होता है वहाँ पे जो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होगा। तो एसिडिक नेचर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, स्टेफाइलोकोकाई, डॉर्डिनलिस, बैसिला या फिर इकोलाई। कहते हैं कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते बॉडी में, कुछ खराब होते हैं। तो जब वेजाइना का जो एसिडिक नेचर होता है किसके कारण? डॉर्डिनलिस बैसिलाई के कारण। इसी एसिडिक नेचर के कारण इन्फेक्शन है जो इजीली डेवलप नहीं हो पाता है। तो डॉर्डिनलिस बैसिलाई क्या है? एसिड मीडियम वेजाइना का जो पीएच वैल्यू एसिडिक नेचर की होती है वो इसी के कारण रहेगी। नेक्स्ट इज नर्सेस मैन प्रायोरिटी असेसमेंट वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो यहाँ पर यदि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? हेमरेज को मैनेज करना, बीपी को, हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या फिर सब इन्वल्यूजन। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यदि हुआ है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो ऐसे में ब्लीडिंग और हेमरेज को कंट्रोल करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्या है? केयरिंग फॉर द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटनस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो पैसिव इम्यूनिटी टिटनस के अगेंस्ट यदि बनती है तो किसको एडमिनिस्टर करने से? डिप्थीरिया टिटनस, टिटनस टॉक्साइड, डीपीटी या फिर टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन से। तो ये बनेगी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन से। नेक्स्ट इज The system of evaluation where an employee is measured against his or her co-worker is called। तो ऐसा सिस्टम एवोल्यूशन का जिसमें एम्प्लॉय की जो रैंकिंग की जाती है, तो यहाँ पर किसी एक के अगेंस्ट ही बन जाके वो होगी तो कहलाती है रैंकिंग। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अ पेशेंट। तो ऐसी केयर जिसमें पेशेंट की ज़रूरतों के हिसाब से केयर होगी वो क्या है? वो थी क्लाइंट ओरिएंटेड केयर। कौन सी? क्लाइंट ओरिएंटेड केयर। ऑप्शन में था हैगर साइन, तो प्रेगनेंसी में होगा, गोल ओरिएंटेड या फिर प्रायोरिटाइजेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग केयर दी जाती है, वो कहलाती क्लाइंट ओरिएंटेड केयर। नेक्स्ट इज व्हेन पाल्पेटिंग अ एब्डोमेन ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन्फेंट द नर्स फाइंड। हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस जिसमें फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? रिदमिक पेरिस्टाल्टिक वेव इन द लोअर एब्डोमेन, डिस्टेंड कोलन, ऑलिव साइज मास्ड इन राइट अपर एब्डोमेन या फिर मार्क टेंडरनेस अराउंड द एब्डोमेन। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस यदि इन्फेंट को, तो एक तो फोर्सफुल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, दूसरा होगा ऑलिव साइज का मास। कहाँ पे? राइट अपर एब्डोमेन में। OSCE मीन्स, तो OSCE का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जिनका आपको डायरेक्ट आंसर जानने की ज़रूरत है उसमें मैं आपको ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम है जो वेस्ट नहीं करूँगी, जिससे आपके लिए इजीली और कम टाइम में पूरा पेपर है जो सॉल्व हो जाए। तो OSCE का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मेज इज डेफिशिएंट इन, तो मेज की कमी से, सॉरी मेज है जो किसमें नहीं होगा, मेजे, थ्योरनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन या फिर ल्यूसीन। अब यहाँ पर मेजे, इसी को ज़्यादा खाने से क्या होगा? लेथरिज्म होगा। अब यहाँ पर इसी की कमी से, इसकी कमी किसमें होगी? ट्रिप्टोफैन में। किसमें? ट्रिप्टोफैन इज डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
द फॉलोइंग डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट, तो जो डिल्यूजन है डिप्रेशन के मरीज में कॉमनली देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। निहिलास्म देखने को मिलता है, परसिक्यूटरी डिल्यूजन होगा, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होगा, लेकिन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है जनरली मतलब अपने आप को एक महान व्यक्ति समझना। क्या है? अपने आप को एक महान व्यक्ति समझना। ये डिप्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिप्रेशन के मरीज तो बेचारे सुस्त, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, तो ग्रैंडियोर क्या समझेंगे? तो यहाँ पर जो क्या है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ये जनरली डिप्रेशन के पर्सन में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज नर्सिंग एज अ कोड ऑफ एथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलोज एंड, तो नर्सिंग में जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स के जो कोड होते हैं उनमें सभी चीज़ें किसी यहाँ पर कौन सा और ऐड रहेगा? प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम हार्म, यहाँ पर कोड ऑफ एथिक की बात की जा रही है। इम्प्रूव सेल्फ हेल्थ केयर डिफाइंस द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट्स एंड इंश्योर्स आइडेंटिकल केयर टू ऑल क्लाइंट। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कोड ऑफ एथिक है। क्या है? कोड ऑफ एथिक है नर्सिंग में एक, तो उसमें वो पूरा कोड क्या है? प्रोफेशनल नर्स रजिस्टर्ड नर्स फॉलोज एंड डिफाइंस द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को डिफाइन करना है, आपका क्या है? एथिक्स है। जब भी आप पर्सन को भी इवन कोई भी प्रोसीजर समझाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसको इंजेक्शन लगाने के पहले बता तो दो कि भाई इंजेक्शन आपका लगना कहाँ है। नेक्स्ट इज मोटिलिन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल, तो मोटिलिन को सीक्रेट कौन करेगा? लिवर, पैंक्रियास, इसोफेगस या प्रीलियम? तो मोटिलिन को सीक्रेट करेगा इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट इज द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो अ लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस प्रोसीजर। लीप प्रोसीजर किया जा रहा है यदि किसी पर्सन के ऊपर, तो यहाँ पर इस लीप प्रोसीजर के कारण क्या है? लीप प्रोसीजर के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल स्टेनोसिस, कॉन्स्टिपेशन, हर्निया, इंट्रापेरिटोनियल एडेशन या प्रेप्सिस। अब यहाँ पर लीप प्रोसीजर का मतलब है कि जो लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर है ये कब किया जाता है? प्री कैंसरस सेल्स जब आपके सर्विक्स में फॉर्मेशन होगा, सर्विक्स में प्री कैंसरस सेल्स का, उसको रिमूव करने के लिए, और यहाँ पर नई सेल्स डेवलप ना हो उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर जब जो कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या है? जो कॉम्प्लिकेशन होगा तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। इस प्रोसीजर का जो कॉम्प्लिकेशन होगा, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या होगा? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसको आप सर्वाइकल इन सर्कुलेज के थ्रू क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। प्रीटर्म बेबी और अबॉर्शन होने से रोकने का काम भी सर्वाइकल सर्कुलेज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल स्टेनोसिस नैरो हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसीजर का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कहा गया। और लीप प्रोसीजर किया जाता है सर्विक्स की प्री कैंसरस सेल्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इनटू वंस प्राइमरी कल्चर एज अ चाइल्ड इज नोन एज। सोशलाइजेशन है जो प्राइमरी कल्चर है बच्चे का, इसको आप क्या कहेंगे? इनकल्ट्रेशन। क्या है? इनकल्ट्रेशन। Rorschach inkblot test, thematic appreciation test are based on the phenomena of, तो Rorschach inkblot test एग्जाम में आता है जो कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है। किस बेस पे काम करता है? तो प्रोजेक्शन बेस्ड काम करेगा। किस पे? किस फिनोमिना पे? प्रोजेक्शन बेस्ड फिनोमिना पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट असेसमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर आर की कॉन्सेप्ट इन, तो जो थ्योरी दी गई थी जिसमें हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर्स को है जो कि कॉन्सेप्ट लिया गया था, तो ये किस थ्योरी से लिए गए थे? हैरिसबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। किससे? हैरिसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी से। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर, तो जो कर्व होगी, यदि आपने आइडियल कर्व की बात करें तो कैसी होगी? बेल शेप्ड, ऐसे इस तरीके से। कैसी होगी? बेल शेप्ड।
मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी का जो नया कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू, एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण होगी? BOA सॉन्गिरेनिन अर्गोटेफ रेफ्लेक्सटिड के कारण एपिडेमिक ड्रॉपसी है जो एग्ज़ाम में आई है। आई थिंक CHO एग्ज़ाम में तो कम आया है, 1 या 2 बार बस आया है, लेकिन जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो KPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए या फिर जो गुजरात का पेपर होता है स्टाफ नर्स के लिए, उसमें क्वेश्चन आया एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण होता है? सैंग्रेनिन के कारण। द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस of an organization against the strong competitors in quality control and quality assurance is known as, तो ये क्या है आपकी? ये बेंचमार्किंग टेक्निक। कौन सी? क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एक तो कंटिन्यू हो गई जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट जाकर उन चीज़ों को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो क्या है? बेंचमार्किंग। द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीरिबोनुक्लिक एसिड इज कंटेंड इन, तो DNA किस में रहेगा? क्रोमेटिन में, न्यूक्लियाई में, क्रोमोसोम में कि न्यूक्लियस में? तो DNA जो कि जेनेटिक मटेरियल है और ये होता है न्यूक्लियस में। कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है किसमें? यूरिन में मिल रही हैं, टेस्ट करवाते हैं आप, जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का मरीज है। तो क्यों हो रहा है? इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सेस शुगर इन ब्लड, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड मिलेंगे यदि प्रोटीन का इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ है तब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज्ड मेटाबॉलाइजेशन ऑफ फैट। द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो बेस्ट और सबसे सेफ मेथड होती है स्टरलाइजेशन की ऑटोक्लेविंग। क्या है? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सल्फोमाइड प्रिपरेशन, जब पर्सन को आप सल्फोमाइड प्रिपरेशन देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मॉनिटर चाइल्ड टेम्परेचर, वेट द चाइल्ड डेली, गिव मिल्क विथ मेडिकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग एट प्रिस्क्राइब टाइम। तो यहाँ पर यदि पर्सन को, बच्चे की बात की जाती है तो सल्फोमाइड दी जा रही है। क्या है? सल्फोमाइड यदि किसी बच्चे को दी जा रही है, सल्फोनामाइड या फिर सल्फोमाइड दी जा रही है, तो यहाँ पर एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। और यहाँ पर यदि सल्फोमाइड दी जाती है तो यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द विसरल प्लूरा इज, विसरल प्लूरा क्या है? मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स, मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, पेरिटोनियम, फ्लूइड अराउंड द लंग्स, तो लंग्स के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है वो तो प्लूरा कहलाएगा। विसरल प्लूरा की बात की जा रही है तो मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स के चारों तरफ होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कौन सा होगा? फोकस होगा, रेस्टेटिंग होगा, पैराफ्रेजिंग होगा? नॉन थेराप्यूटिक होगा गिविंग द एडवाइस। क्या है? गिविंग द एडवाइस, मतलब जो आप अपने साथ वालों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजर अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, सॉरी आंसर तो यहाँ पे आपका दिया गया है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 के बाद के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये था नागपुर एम्स का पेपर। यहाँ पर ये पेपर आपको ओनली एक ही पर्पज़ से सॉल्व करवाया गया है कि आपको इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। यदि आपके नॉर्सेट में एक क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर जो भी लोग इस क्लास को देखें वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को शेयर करें, और जो भी लोग इस तरीके के एम्स के पूरे पेपर्स लेना चाहते हैं, नॉर्सेट के पेपर लेना चाहते हैं, वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साथ में आपको फ्री मौसमी की बुक है जो दी जाएगी, 800 प्लस पेज रहेगी जिसमें पूरी कलर्ड बुक रहेगी, आपकी PDF फॉर्मेट आपका रहेगा। और नेक्स्ट थिंग, जो भी MP ग्रुप 5 के पेपर लेना चाहते हैं उनको अवेलेबल है, और ANM वालों के बहुत सारे मैसेज, रिक्वेस्ट, कमेंट हैं, तो उनके लिए पेपर
जो पेपर का सेट है, पेपर तो ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं, पूरे ऑफिशियल सेट हैं, लेकिन जो पेपर ब्लड है उनको टाइप किया जा रहा है, जिसके कारण आपको डिले हो रहा है। अदरवाइज़ पेपर आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको या तो आज रात तक या फिर कल की मॉर्निंग में आपको हर हाल में पेपर अरेंज कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।